मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारे सपने पूरे ना होने दे। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कदम पर तुमको सलाम होगा। डटकर मुश्किलों का सामना करना है दोस्त, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। कोई तेरे साथ नहीं तो भी गम न कर, क्योंकि इस दुनिया में तेरी हिम्मत से बढ़कर कोई हम सफर नहीं होगा। मेहनत से एक दिन शोर होगा, याद रखना एक दिन अपना भी दौर होगा। दुनिया की परवाह करना बंद कर दो, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता ये दुनिया उन पर हंसती है, और जिनके पास सब कुछ होता है ये दुनिया उनसे जलती है। Mutual fund investments are subjected to market risk. Watch this video carefully before playing this. जयराम जी की। और एक और बात, यह वीडियो किसी जातीय धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहता, तो आप कृपया ठेस ना लीजिए। जय माता दी दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार आपका वाच भी आर्ट्स एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं सोशल साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैम 100% एग्जाम में पूछ सकते हैं, पर अगर मैम ने ये क्वेश्चन नहीं पूछे तो मेरी मूंछ काट देना। पर असली बात बताऊं, मेरी मूंछ ही नहीं है। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि व्हाट वर द इमीडिएट कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक मेजर कॉज कौन सा था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेजर कॉज था जो कि बहुत ही दर्दनाक कॉज था। ये था कि जो बंदूक की जो गोली होती थी उसके ऊपर एक थीन लेयर होती थी। तो सैनिकों को क्या करना पड़ता था कि ये जो थीन लेयर है उसको ऐसे मुंह से छीलना पड़ता था, फिर बंदूक के अंदर डालना पड़ता था, फिर डाल के गोली चलाते थे। बाद में सैनिकों को ये पता चला कि जो थीन लेयर हम मुंह से छीलते हैं वो बनी थी एनिमल्स के फैट से, एनिमल्स की चर्बी से। और ये चीज़ जो थी वो हर रिलीजन के खिलाफ थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी रिलीजन हो, वो ये जो चीज़ थी वो बहुत ही खिलाफ थी। तो यहाँ से एक शुरुआत हुई थी रिवोल्ट ऑफ 1857 की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसे कौन से फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस ग्रीस्ड कार्टरेज के विरोध में आए थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में आए थे। तो वो हमारे थे मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जो थे वो भरतपुर से बिलोंग करते थे, और ये जो ग्रीस्ड कार्टरेज है उसको बंद करने के लिए उन्होंने दो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर को मार दिया था और उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया था। चाहे वो फांसी के फंदे पर लटक जाए, पर जब तक वो जिंदा है तब तक वो दूसरों को फांसी के फंदे पर लटका देंगे। हर किसी को नहीं, जो गलत काम करता है उसको फांसी के फंदे पर लटका के ही जाएंगे। तो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था ये बहुत ही बड़ा रिवोल्ट था। तो हर अलग अलग स्टेट्स से लोग आए थे। तो जैसे आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कानपुर से किसने ये रिवोल्ट की समर्थन दिया था, तो कानपुर से दिया था नाना साहिब ने दिया था। ठीक है ना। और आपका ये आ सकता है कि बिहार से किसने किया था, तो बिहार से कुंवर सिंह ने ये जो रिवोल्ट बिहार से किया था। तो सर अलग अलग स्टेट से अलग अलग लीडर्स आए थे इस रिवोल्ट ऑफ 1857 का साथ देने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब आपको आंसर लिखना है लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिवोल्ट ऑफ 1857 के दौरान, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये आपको याद रखना है इनका नाम। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेंशन द रिलीजियस कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिलीजियस कॉज क्या था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्हें ये अफवाह फैला दी थी। ये हर जो सिटीजन है उनके मन में डर भर दिया था कि हर पर्सन के इसमें डर भर दिया था कि वो सबका रिलीजन चेंज कर देंगे, इंडियन से क्रिश्चियनिटी में कर देंगे। यानी इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे उनका कैसा भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, ये सब कौन से धर्म है, इंडियन रिलीजन है, तो इन सबको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और सबको क्या कर देंगे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये भी एक मेजर कॉज था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि who issued a proclamation in 1858। तो क्वीन विक्टोरिया issued a proclamation in 1858। कौन थे, क्वीन विक्टोरिया। को ये याद करना है, कौन थे क्वीन विक्टोरिया।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु वॉज द लीडर ऑफ अ थियोसॉफिकल मूवमेंट इन इंडिया। एक मूवमेंट चला था थियोसॉफिकल मूवमेंट, तो इसका लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वॉज द लीडर ऑफ थियोसॉफिकल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, कौन थे? एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में एग्जाम में यह आ सकता है कि हु वॉज बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कौन थे? तो जो बेगम हजरत महल थे वो क्वीन ऑफ अवध, अवध की कौन थे? वो रानी थी। कौन थी? बेगम हजरत महल। फिर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्टील। ये हम दूसरे टॉपिक पर चले गए, पर याद करना है आपको। तो नेक्स्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्टील। तो देखिए, स्टील एक टफ मटेरियल है जो कि इंजन्स बनाने के लिए काम आता है और कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए काम आता है। तो स्टील जो होता है बर्तन बनाने के लिए काम आता है। तो स्टील एक हार्ड है, टफ मटेरियल है जो कि हैवी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होता है। अब जब स्टील में हम निकल और एल्यूमिनियम जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा स्टेनलेस स्टील, जो कि कभी भी सड़ता नहीं है। दैट नेवर रस्ट। स्टेनलेस स्टील जो है वो कभी भी सड़ता नहीं है। और ये जो स्टेनलेस स्टील है, ये से इंजन पार्ट्स, जो ट्रेन के जो इंजन होती है या फिर कोई भी इंजन मान लो, एरोप्लेन के इंजन मान लो, तो ये इंजन पार्ट्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। और सर्जिकल टूल्स जैसे रहता है ना, डॉक्टर लोग बॉडी काटने के लिए यूज़ करते हैं सर्जिकल टूल्स, वो बनाने के लिए यूज़ होता है स्टेनलेस स्टील। फिर आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हेन वाज द बजट इंट्रोड्यूस्ड। जो बजट है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 1860 में बजट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। कब हुआ था? 1860 में बजट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह आ सकता है कि हु इशूड अ प्रोक्लेम्ड इन 1858। तो क्वीन विक्टोरिया इशूड अ प्रोक्लेम्ड इन 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि नेम द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जो जज उसका टेन्योर क्या रहता है? तो उसका रहता है 65 ईयर्स तक वो रह सकता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हु हेड्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस इज द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज। मान लो कि किसी को भी डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है? तो वो ये सकता है कि अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी एन एडवोकेट और अ प्लेंडर ऑफ 7 ईयर स्टैंडिंग और एन ऑफिसर इन जुडिशियल सर्विस ऑफ द और द स्टेट। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कल बता रहा हूँ। आप एग्जाम में ये मन से लिख सकते हैं कि जो क्वालिफिकेशन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज का, वो ये सकता है कि उसको जो जज है उसको क्या होता है, उससे एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 सालों के लिए। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द लोएस्ट रेवेन्यू कोर्ट। तो जो तहसीलदार है, जो कोर्ट ऑफ तहसीलदार है, इज द लोएस्ट रेवेन्यू कोर्ट। नेक्स्ट आप क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो 35 ईयर्स या फिर उससे अबव जो है वो वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट के मिनिमम एज है एलिजिबल के। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो थे हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। फिर आपका एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा ही, सही बोल रहा हूँ मैं, कि व्हाट इज इम्पीचमेंट। एक्ट ऑफ एक्यूजिंग और इम्पीचमेंट एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि हु ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया, नेम इट्स प्रेजेंट ऑक्यूपेंट। तो जो हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया एंड इट प्रेजेंट ऑक्यूपेंट इज प्रेसिडेंट। और कौन है प्रेसिडेंट? मिस्टर रामनाथ कोविंद। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है। आगे एग्जाम में ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ सकता है कि व्हाट इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की जैसे यूज़ करते हैं। जैसे खेत से आया कुछ, मान लो दाल आई, तो दाल को हटा दो। तो मान लो कि जैसे कोई इंडस्ट्रीज है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल जैसे जूट हो गया, जूट के साथ है एक जूट का प्लांट होता है, याद होगा आपको,
तो जूट का प्लांट होता है तो उससे आ सकता है टी जैसे खेतों में लगती है पत्ती, टी लीव्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, सब रॉ मटेरियल्स हैं किसके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के, ठीक है ना। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ करती है उसको हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। और ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जूट हो गया, टी हो गया, शुगर हो गया, कॉटन हो गया, वेजिटेबल इंडस्ट्रीज हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये आ सकता है कि कौन सा क्वेश्चन, चलो कि एक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि टिस्को का मतलब क्या होता है। तो जो टिस्को है वो इसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो टिस्को होता है वो जमशेदजी टाटा ने किया था, जो ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री को बिठाया था, एक रास्ते पे बिठाया था, तो वो किसने बैठा था, जमशेदजी टाटा। कहाँ पर बैठा था, जमशेदपुर में। तो वो सिंपल है, जे किसने बैठा था, जमशेदजी टाटा, जे जमशेद जी और जमशेदपुर, जे जमशेद जी जमशेदपुर। तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में एग्जाम में यह आ सकता है कि What was the per capita income in India in 1947? 1947 में पर कैपिटल इनकम इन इंडिया, हर एक इंसान की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया की इनकम क्या थी, तो वो थी 228 रुपये, केवल 228 रुपये थी पर कैपिटल इंडिया की इनकम। आज तो ये होता है कि मान लो कोई बच्चा स्कूल जाता है तो मम्मी उसको 228 रुपये फिर उससे ज़्यादा दे देती है कि भाई ले कुछ ये खरीद के खा लेगा। तो सोचो कि भाई यहाँ पे इसी दे रहे ने, वहाँ पे पूरे देश की इनकम होती थी एक साल की 228 रुपये। सोचो कितना छोटा अमाउंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के एग्जाम में आ सकता है कि वेरियस कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। तो टोटल 5 टाइप के मिनिस्टर हो सकते हैं, मतलब मेन की बात कर रहा हूँ मैं, मिनिस्टर तो बहुत सारे हैं पर मेन कौन कौन से, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक हो गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, डेप्यूटी मिनिस्टर हो गया, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होल्डिंग इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट। तो एग्जाम में ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि मनी बिल क्या होता है। तो मनी बिल क्या होता है, मनी बिल इज अ प्रपोजल फॉर टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स, एनुअल बजट ऑफ द और दैट ऑफ द स्टेट्स दैट शोज द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स थ्रू टैक्सेस एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर थ्रू ग्रांट्स फ्रॉम फॉर द एंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर। द एनुअल बजट इज अ मनी बिल। तो मनी बिल क्या होता है, ये मनी बिल जो है वो लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता। ये आपको क्वेश्चन तो याद करना पड़ेगा भाई, सब बता दूंगा तो फिर याद क्या करेंगे आप। नेक्स्ट तो क्या आप कह सकते हैं, व्हाट इज अ मनी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा एंड व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा जो है वो 5 साल के लिए चल सकती है, उसके पहले भी रद्द हो सकती है, पर जो मैक्सिमम जो टेन्योर होता है लोकसभा का वो है 5 साल, और राज्यसभा का जो टेन्योर है मैक्सिमम वो है 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द यूनियन लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट इज द यूनियन लेजिस्लेचर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मेंशन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। तो 545 मेंबर्स हैं वो लोकसभा में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, तो स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि विच आर द लॉ मेकिंग बॉडीज एट द सेंटर। तो पार्लियामेंट आर द लॉ मेकिंग बॉडीज एट द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ सकता है कि नेम द 2 हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो कौन है 2 पार्लियामेंट के हाउसेज, तो लोकसभा और राज्यसभा। ये तो याद है भाई, इतना तो याद है। फिर के एग्जाम में कुछ इस प्रकार से 100% क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट और डिवाइड एंड रूल। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने मैम से पूछा था तो मैम ने बोला कि इसमें तुम है ना, अगर ये क्वेश्चन अगर तुम मन से लिखो ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए तुम थोड़ी सी बुक के लैंग्वेज